लापता लोगों के मिस्टीरियस केसेस को लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप राज वाले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हॉरेस मार्विन जूनियर, तारीख 4 मार्च 1907, जगह किट्स हैमक डेलवेयर, उम्र 4 साल। अमेरिका में सन 1900 का शायद ये सबसे हाई प्रोफाइल मिसिंग केस रहा है। डॉक्टर मार्विन को आयोवा से डेलवेयर आए अभी कुछ ही समय हुआ था। यहाँ आने के कुछ टाइम बाद ही छोटा सा हॉरेस मार्विन गायब हो गया, जो कि उस वक्त अपने फार्म के यार्ड में था। इस केस को लेकर पहले काफी सारी अफवाहें उड़ने लगी थी। कई लोगों का मानना था कि शायद ये किसी किडनैपिंग का चक्कर है। लड़की के गायब होने के पहले दिन से ही इसकी खोजबीन काफी बड़े पैमाने पर की गई थी। एक हफ्ते से ज्यादा समय तक यहाँ पर खोजबीन करता हाथों में टॉर्च लिए हर रात इस प्रॉपर्टी पर खोजबीन किया करते थे और ये तलाश लगातार 24 घंटे चला करती थी। जिस समय ये घटना हुई, डॉक्टर मार्विन अपने खेतों में गेहूं उगा रहे थे। जब मार्विन कई दिनों की खोजबीन के बाद भी नहीं मिला, तो ये डिसीजन लिया गया कि खेत को जला दिया जाए, जिससे उसे ढूंढने में मदद मिले। जब खोजबीन करते हुए 2 हफ्ते गुजर गए, तो लोकल अथॉरिटीज इससे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे और वो चाहते थे कि खोजबीन को बंद कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर मार्विन गवर्नर तक गए और उन्होंने फेडरल अथॉरिटीज को यहाँ पर इंटरवीन करने के लिए कहा। इस केस में यूएस सीक्रेट सर्विस के अलावा कई सारी और एजेंसियां थी जो खोजबीन में शामिल हो गई। अथॉरिटीज को पूरा यकीन था कि हॉरेस मार्विन का किडनैप किया गया है। इसे लेकर कई सारे आर्टिकल्स भी छपे थे। डॉक्टर मार्विन अपना काम छोड़कर महीनों तक लड़के की तलाश करते रहे। इस खेत का एक एक तिनका तक छान मारा गया, लेकिन बावजूद इन सब के लड़का कहीं नहीं मिला। डॉक्टर मार्विन ने पिंकरटन डिटेक्टिव्स को हायर किया ताकि वो फार्म पर काम करने वाले लोगों, लोकल्स और यहाँ तक के लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों से भी पूछताछ कर सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पिंकरटन डिटेक्टिव एजेंसी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हुआ करती थी, जो उस टाइम में बिजनेसमैन और इसी तरह के अमीर लोगों को सर्व किया करती थी। इसके बाद भी कोई काम की जानकारी सामने नहीं आ पाई। लॉ इन्फोर्समेंट ने ऑफिसर्स को आयोवा में भेजा ताकि वो डॉक्टर मार्विन की फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सके कि कहीं उनका हाथ इस किडनैपिंग में तो नहीं, लेकिन उन्हें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले। हॉरेस मार्विन जूनियर की गुमशुदगी को अब 2 महीने हो चुके थे। तभी वहां पर एक लोकल शिकारी आया जो उनके फार्म से होता हुआ गुजर रहा था कि उस शिकारी ने एक जगह पर एक छोटा सा ढेर देखा। जब वो शिकारी उस ढेर के पास गया तो उसने देखा कि वहां पर हॉरेस मार्विन की डिकम्पोजिंग बॉडी थी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इसे देखकर तलाश में शामिल हर एक शख्स हैरान हो गया था। कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्विन हॉरेस की बॉडी मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उस टाइम पर यही लग रहा था कि मार्विन का किडनैप कर लिया गया है। एक और अजीब बात यह थी कि जिस एरिया में बॉडी मिली थी, उस एरिया को कई बार अच्छी तरह से छान मारा गया था, लेकिन उस समय खोजबीनकर्ताओं को कोई भी बॉडी नहीं दिखी थी। जब हॉरेस मार्विन जूनियर की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी और डॉक्टर के मुताबिक गुमशुदा होने के बाद और मरने से पहले वो 40 घंटों तक जिंदा था। ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती, क्योंकि लड़के की तलाश काफी बड़े पैमाने पर की गई थी और ऐसा हो नहीं सकता कि वो इतने सारे लोगों की नजर से बच जाए। और आखिरकार उसने आवाज क्यों नहीं लगाई? उसने मदद के लिए किसी को पुकारा क्यों नहीं? क्या वो बस एक जगह पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा था? ये कहानी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। हाँ, ये मुमकिन हो सकता है कि वो वहां पर था ही नहीं और वो कहीं दूसरी जगह मरा था और फिर उसे वहां लाकर रख दिया गया हो। हॉरेस मार्विन जूनियर की मौत की असली वजह थकान को बताया गया। हॉरेस मार्विन के साथ जो कुछ हुआ था उस पर कोई भी एक राय नहीं है। कई लोगों का मानना है कि उसे किडनैप कर लिया गया था, जबकि कई सारे लोग ये मानते हैं कि वो बस लापता हुआ था। लेकिन जो भी हो, उसकी बॉडी मिलना और उसका इस तरह से लापता होना और इतनी सारी खोजबीन के बाद भी उसका ना मिल पाना वाकई एक सोचने वाली बात है। एलिस एम डेविस, तारीख 30 जुलाई 1911, जगह नून हैव मिल,
मेन, उम्र 24 साल। एल्सी एक जवान खूबसूरत लड़की थी जो बैतल शहर के चर्च में ऑर्गन बजाया करती थी। 30 जुलाई 1911 को संडे के दिन एल्सी चर्च के सर्विस में शामिल हुई और उसने वहां ऑर्गन भी बजाया था और फिर वो अपने घर होवे हिल निकल गई। उसी वक्त करीब दोपहर को एल्सी गायब हो गई। एल्सी के पेरेंट्स ने उसकी तलाश की लेकिन उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा माना गया कि शायद वो अपने घर के पीछे वाले जंगल में चली गई थी। एल्सी के पेरेंट्स को आशंका हुई कि कहीं वो भटक न गई हो, इसलिए उसकी तलाश शुरू की गई। एक वॉलंटियर्स के ग्रुप को एल्सी के घर के पीछे कुछ पैरों के निशान और एल्सी की कंघी मिली। इसके बाद करीब 80 से ज्यादा लोग खोजबीन में शामिल हो गए लेकिन और कोई नया सुराग उनके हाथ नहीं लगा। खोजबीन के तीसरे दिन पोर्टलैंड मेन में रहने वाली एक भविष्यवक्ता महिला ने एक नोट लिखा जिसमें लिखा था कि एल्सी जंगल के अंदर एक पेड़ के बीच फंसी हुई मिलेंगी और खोजियों को उसे उसी दिशा में खोजना चाहिए। 5वें दिन खोजकर्ता दोपहर में एक घनी झाड़ियों वाले इलाके में खोजबीन कर रहे थे जो एल्सी के घर से करीब 3 मील की दूरी पर था। तभी उन्हें वहां एल्सी की कुछ और चीजें मिली जिसमें उसका कोट और शूज शामिल थे। खोजी आगे बढ़ते गए तभी उन्हें आगे जाकर लकड़ियों के चटकने की आवाजें आने लगी। खोजी आवाज की तरफ गहरे जंगल में अंदर की ओर जाते गए और फिर वो एक बड़े देवदार के पेड़ के पास जाकर रुक गए। तभी उन्हें ऐसे लगा जैसे उनके ऊपर से किसी की आवाज आ रही हो। इस पेड़ से 20 फीट की ऊंचाई पर खोजकर्ताओं को एल्सी डेविस बदहाल हालत में मिली। खोजियों ने एल्सी को आवाजें लगाई लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। खोजी पेड़ पर चढ़े और उन्होंने पाया कि एल्सी कुछ बोलने की हालत में नहीं है और वो काफी कंफ्यूज्ड लग रही थी। आखिरकार उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा और आखिरकार वो अपने पिताजी को पहचान पाई और उनके कंधे पर सर रख दिया। 2 अगस्त 1911 के एक अखबार के मुताबिक एल्सी के साथ उस जंगल में क्या हुआ था वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो उस दिन चर्च में गई थी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था, मानो वो यादें उसके दिमाग से मिटा दी गई हो। डॉक्टर्स के मुताबिक एल्सी को बुखार था लेकिन वो जल्द ही रिकवर करने की कंडीशन में थी। इन्वेस्टिगेटर्स के लाख सवाल पूछने के बाद भी वो ये नहीं पता लगा पाए थे कि आखिर मिस डेविस उन 5 दिनों तक जंगल में कैसे जिंदा थी। केस समरी। मैंने आपको इससे पहले कई बच्चों के बारे में बताया है जो लापता होने के बाद मिलते हैं। ऐसे बच्चे या तो बहुत छोटे होते हैं कि वो सही से बता नहीं पाए या फिर कई सारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें बोलना तो आता है लेकिन वो घटनाओं के बारे में बता नहीं पाते। मिस डेविस का केस उन बच्चों से ज़्यादा अलग नहीं है। वो भी एक वयस्क होने के बाद भी अपने हालात के बारे में सही से बता नहीं सकी। हो सकता है उन बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता हो, उनकी यादें मिट जाती हो और वो कुछ बता नहीं पाते। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लापता लोग किसी तंत्र मंत्र से मंत्रमुग्ध होकर अपनी यादें भूल जाते हैं। इस केस में उस भविष्यवक्ता महिला की भी बात सही निकली थी जिसने कहा था कि एल्सी पेड़ के बीच मिलेंगी। ऐसा कई बार हुआ है कि साइकिक्स की मदद लापता लोगों को ढूंढने में की जाती है और कई बार उनकी बताई हुई जगह पर लोग मिल भी जाते हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? एडवर्ड गेटली, तारीख 27 अक्टूबर 1917, जगह ब्राइटन मैसाचुसेट, उम्र 2 साल। 17 अक्टूबर 1971 को गेटले परिवार में 2 बच्चे थे। एडवर्ड जो 2 साल का था और छोटा बच्चा अभी काफी छोटा था, वो चल भी नहीं सकता था। 10:30 पर मिसेस गेटली ने एडवर्ड को अपने बैकयार्ड की सीढ़ियों पर बिठाया और उसे एप्पल दिया और कहा कि वो यहीं पर बैठे, जबकि वो खुद छोटे बच्चे के पास घर के अंदर चली गई। एडवर्ड ने उस समय एक बड़ा सा ओवरकोट, डायपर, पैंट्स और टाइट शूज पहने हुए थे। कुछ ही मिनटों बाद जब मिसेस गेटली उसे देखने बाहर आई तो उन्होंने पाया कि एडवर्ड वहां से गायब था। उन्होंने तुरंत ही उसे आवाजें लगानी शुरू कर दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुरंत ही उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और तलाश शुरू हो गई।
गेटली परिवार का घर ब्राइटन हाई स्कूल से 4 ब्लॉक की दूरी पर था और नजदीक ही एक खदान थी जो पानी से भरी हुई थी। उनके आसपास काफी खाली जगह भी थी जिन्हें भी अच्छी तरह से खोजा गया। बोस्टन ग्लोब अखबार के मुताबिक किसी बच्चे के लिए वो खदान और खाली जमीन किसी जंगल से कम नहीं थे। जैसे जैसे रात चढ़ती गई उसकी तलाश भी जारी रही, लेकिन उसी समय करीब बीच रात को उस इलाके में एक जोरदार तूफान ने दस्तक दी, जिसकी वजह से लड़के के पैरों के सारे निशान मिट गए। खोजबीन जोरों पर जारी थी और अगली सुबह और ज्यादा लोग इसमें शामिल हो गए। सार्जेंट एमजे मुल्डन खाली पड़ी जमीन के बाहरी इलाके में खोजबीन कर रहे थे कि तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। मामा, ये आवाज एडवर्ड की थी। अखबारों के मुताबिक लड़का जब सार्जेंट को मिला वो नंगा था और ठंड की वजह से उसका जिस्म नीला पड़ने लगा था। करीब ही बच्चे के कपड़ों का ढेर भी था और वो सब पानी से भीगे हुए थे। अखबारों ने ये भी बताया कि इसके बाद एडवर्ड को 2 दिनों तक अस्पताल में रखा गया था। एडवर्ड के कपड़े जब उसके पेरेंट्स को दिए गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि एडवर्ड खुद से अपने कपड़े पहन या उतार सके। वो चाहते थे कि इस मामले की जांच की जाए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि एडवर्ड का अपहरण हुआ था। जिस खाली जगह पर वो मिला था उसे पिछली रात कई बार खोजा जा चुका था, लेकिन तब वहाँ कुछ भी नहीं था। बावजूद इसके वो सुबह उसी जगह पर मिला था। इस केस को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि किसी ने एडवर्ड को उठा लिया था और फिर उसे नग्न करके उसके कपड़े वहीं फेंक दिए थे। रिपोर्ट में कई भी दुर्व्यवहार के बारे में नहीं लिखा गया है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उसके कपड़े क्यों उतारे गए थे। डेविड ब्राउन 51 साल, मर्टली जॉनसन 24 साल, तारीख 18 नवंबर 1922, जगह बिग बॉग डैम, मेन। लॉ एनफोर्समेंट की जॉब्स में से फॉरेस्ट वार्डन की जॉब सबसे खतरनाक होती है। वार्डन्स को जंगल के बीच हथियारबंद शिकारियों को कानून का पाठ पढ़ाना होता है और ज्यादातर समय ऑफिसर अकेला ही होता है। ऐसा कई बार हुआ है जब वार्डन्स का सामना ऐसे लोगों से होता है जिन्हें हथियार रखने की मनाही होती है क्योंकि वो सजा याफ्ता मुजरिम होते हैं। कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं जिन पर पाबंदी होती है। जंगल के ये रखवाले इस जंगल राज में ड्यूटी करते हैं। एक अफसर को किसी दिशा में मीलों तक चलना होता है और जंगल में पहरा देना पड़ता है। कभी कभी 2 अफसरों के बीच की दूरी घंटों की हो सकती है। 1922 और 23 के दौरान नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में सबसे बड़ी खबर 2 वार्डन्स की गुमशुदगी की थी जो मेन में पहरा दे रहे थे। 18 नवंबर 1922 को वार्डन ब्राउन और जॉनसन को बीवर के गायब होने की बात का पता चला। बीवर्स एक चूहे की तरह दिखाई देने वाला जानवर होता है जो नदी के आसपास रहता है। मेन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कमिश्नर विलिस पार्सन को शक था कि कनाडाई शिकारी इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ रहे थे और बीवर्स को सरहद पार लेकर जा रहे थे और वो इसे रोकना चाहते थे। आर्टिकल से ये पता लगाना मुश्किल है कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता था, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बीवर्स गायब हो रहे थे। पार्सन ने 2 बेस्ट वार्डन्स को मेन राज्य में भेजा जिन्होंने बिग बॉग डैम के पास अपने तंबू गाड़े। यहाँ से नजदीक स्टेशन कीनियो स्टेशन 60 मील की दूरी पर था। डेविड ब्राउन और मर्टली जॉनसन को चीफ वार्डन ने अपने हाथों से इस काम पर लगाया था। दोनों आदमी बहुत ही सख्त जान थे और जंगलों में अच्छा खासा समय बिता चुके थे। कई लोगों ने कहा है कि वो लोग जानते थे कि जब बर्फ के पिघलने का समय हो तो उस समय उस पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि वो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेते थे जिससे जान का जोखिम पड़ जाए। वो बिल्कुल प्रोफेशनल लोग थे। प्लान ये था कि बिग बॉग डैम के आसपास के इलाके में कई सारे वार्डन्स को लगा दिया जाए जो सर्दियों में इस इलाके में पैनी नजर बनाए रखेंगे और मुजरिमों की धरपकड़ कर सके। ब्राउन और जॉनसन को 13 नवंबर को डेसरॉश हाफवे कैंप पर देखा गया था। वो दोनों 14 से 18 नवंबर तक बाहर रहने वाले थे, लेकिन जब वो वापस ऑफिस नहीं आए तो उनकी तलाश शुरू की गई। कमिश्नर पार्सन्स ने कई बार प्रेस के सामने ये कहा कि उन्हें लगता है कि दोनों वार्डन्स को कनाडाई शिकारियों ने मार डाला था। पार्सन्स ने 3 वार्डन्स की 6 टीमें भी बिग बॉग डैम के आसपास तैनात कर दी
ताकि वो खोजबीन में मदद करने के अलावा शिकारियों को पकड़ने में भी मदद कर सके। जो वार्डन इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो कई ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने ब्राउन और जॉनसन को देखने का दावा किया था और उनके मुताबिक वो उस इलाके में गए थे जहां शिकार होता था। जब वार्डन्स उस इलाके में गए, गवाहों के मुताबिक उन्होंने ठीक उसके बाद कई सारी गोलियों की आवाज एक के बाद एक सुनी और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। वार्डन्स के 18 नवंबर तक न आने और गवाहों के गोलियों की आवाजें सुनने के बाद पार्सन्स को ये यकीन हो चुका था कि इल्लीगल शिकारियों ने दोनों वार्डन्स को जान से मार दिया था। 6 टीमें जिन्हें पार्सन्स ने डैम के आसपास जॉनसन और ब्राउन को ढूंढने के लिए तैनात किया था, उन्हें कोई भी लाश नहीं मिली, ना ही उन्हें कभी कोई शिकारी ही नजर आया था। बसंत की शुरुआत के बाद 2 मई 1923 को कुछ वार्डन्स बिग बॉग डैम के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे थे कि उन्हें लगा कि उन्होंने कोई चीज देखी है जो किसी इंसानी लाश की तरह लग रही थी। वार्डन्स उसके पास गए और उन्होंने वहां मर्टली जॉनसन की लाश को देखा। जॉनसन की लाश को मूसहेड लेक और फिर वहां से स्टेट मेडिकल एग्जामिनर के पास ले जाया गया। 4 मई 1923 के आर्टिकल के मुताबिक कमिश्नर पार्सन ने कहा था कि बॉडी अच्छी तरह से प्रिजर्व हुई थी, लेकिन मौत की क्या वजह थी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। अगले दिन वार्डन्स को एक रिपोर्ट मिली जिसके मुताबिक किसी ने नदी के पास एक बॉडी देखी थी। वहां जाने पर वार्डन्स को डेविड ब्राउन की लाश भी मिल गई। ये जगह जॉनसन की बॉडी से करीब 1 मील की दूरी पर थी। पहली जांच पड़ताल में ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला जिससे ये लगता हो कि दोनों में से किसी को भी गोली लगी थी। दोनों लाशों को सोमरसेट काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ऑफिस भेजा गया, जहां पर डॉक्टर सॉयर और स्टेनफील्ड ने उनकी जांच की। 5 मई 1923 के एक अखबार के मुताबिक दोनों वार्डन्स की मौत डूबने की वजह से हुई थी। कई लोग इस हैरत अंगेज खुलासे को सुनकर हैरान रह गए थे। ब्राउन एक एक्सपीरियंस वार्डन था और वो बर्फीले पानी से जुड़े खतरों से वाकिफ था। बावजूद इसके किसी नदी या तालाब में चंद बीवर की खातिर उसका इस तरह पानी में उतरना हैरत अंगेज था। इस केस में ना ही कभी कोई इल्लीगल शिकारियों का हाथ मिला और ना ही किसी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया। केस समरी। ये काफी अजीब केस है। सबसे अजीब यह है कि दोनों वार्डन्स की मौत किस तरह से हुई थी। जैसा कि आर्टिकल में लिखा है कि उनकी मौत डूबने की वजह से हुई थी, जबकि वो दोनों इस बात को जानते थे कि ऐसे मौसम में पानी से दूरी बनाने में ही भलाई है। आखिर वो क्या वजह थी जिसे उन्हें गोलियां चलानी पड़ी? अगर वो इस मुठभेड़ के बाद जिंदा थे तो उन्होंने मदद के लिए लोगों को क्यों नहीं बुलाया? आखिर उन्होंने इस मुठभेड़ के बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं की? दोनों लाशें 1 मील के दायरे में ही मिली थी और दोनों एक ही दिन 24 घंटे के अंदर मिली थी। उन लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ था, ऐसे लगता है कि वो एक साथ ही हुआ था। 18 वार्डन्स उस इलाके में 6 महीनों तक भी उन दोनों लाशों को आखिर ढूंढ क्यों नहीं पाए थे? ये बिल्कुल मुमकिन है कि बर्फ की वजह से दोनों लाशें सुरक्षित थी, लेकिन फिर भी मई से पहले किसी को वो दिखाई क्यों नहीं दी? सभी आर्टिकल्स एकमत होकर यही बात कहते हैं कि ब्राउन और जॉनसन काफी अनुभवी लोग थे, तो आखिर फिर उनसे इतनी मामूली सी चूक कैसे हो गई थी जिसने उनकी जान ले ली? इन 2 लोगों को इनकी एक्सपर्टीज के लिए ही इस काम के लिए चुना गया था और फिर उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से मर जाना कई सवाल पैदा करता है। गोलियों को चलाना इस बात का संकेत था कि उनका किसी से सामना हुआ था, लेकिन वो क्या था? क्या वो कोई शिकारी जानवर था या फिर कोई इल्लीगल शिकारी, या फिर ऐसा कुछ जिसके बारे में कल्पना करना भी मुमकिन नहीं है? एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि आखिर बीवर्स का क्या हुआ? कौन उन्हें गायब कर रहा था? 18 लोग एक छोटे से इलाके में नजर बनाए रखने के बावजूद भी बीवर्स के चोरों को पकड़ क्यों नहीं पाए थे? हो सकता है कि जो कोई भी उन बीवर्स को गायब कर रहा था, शायद वही इन दोनों वार्डन्स की मौत के पीछे हो, और शायद वो कोई इल्लीगल शिकारी ना होकर कुछ ऐसा हो जिसे इंसानी दिमाग समझ ना पाए। उन दोनों वार्डन्स के साथ क्या हुआ था, यह अब भी एक रहस्य है। तो दोस्तों, ये थी लापता लोगों की कुछ सच्ची कहानियां। आई होप आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में देते रहे। मैं आपको मिलता हूँ किसी और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।